करंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने स्ट्रीट क्राइम की वजह इंफ्रास्ट्रक्चर को करार दे दिया। साबिक सदर काजी फराजुर रहमान का कहना है, हमारे बच्चे शहर में महफूज नहीं। 68% टैक्स देने के बावजूद इंडस्ट्री बदहाल हो गई। मौजूदा हालात में गैर मुल्कियों को कैसे बुलाएं, इस हवाले से मजीद जाने के काविश मेमन से। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर ली जाए तो यहाँ हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फराजुर रहमान से बात करते हैं। फराज साहब, हम देखते हैं कि दुनिया में जहाँ सनती जोन होते हैं वहाँ पर खुसूसी तौर पर हुकूमत तवज्जो देती हैं, सहूलियात फराम करती हैं। पूरे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पैथेटिक है, क्योंकि हमने घरों से ही निकल के इंडस्ट्री आना होता है। हम जब अपनी इंडस्ट्री आते हैं तो 1-1 फीट 1.5 फीट सामने नाले का पानी खड़ा होता है। हम अब अपनी इंडस्ट्री में अपने फॉरेन बायर्स को कैसे बुलाएं? बात ये कि ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि पूरे शहर में काम होने की ज़रूरत है। स्ट्रीट क्राइम्स भी इसी वजह से बढ़ते हैं। जब आपकी रोड पे जो खड्डे होते हैं, ट्रैफिक स्लो होता है, तो ट्रैफिक पुलिस के लिए भी मसाइल पैदा होते हैं। फिर उसी तरीके से वही मसाइल पैदा होते हैं हमारे दूसरे लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट को, कि उनको अपनी एनर्जी ज़्यादा सर्व करनी पड़ती है। सवाल मेरा ये पैदा होता है कि 2018 में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास फ़ंड नहीं है, SRB का फ़ंड कहाँ जा रहा है। सवाल ये है कि SRB में अरबों रुपया आ रहा है, लग कहाँ रहा है। सवाल ये है कि कराची 68% टैक्स अदा करने वाला शहर, इसका पैसा जा कहाँ रहा है। सवाल ये है कि 68% टैक्स के साथ सूबाई टैक्स और उसके अलावा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री बदहाली का शिकार क्यों है। सवाल तो ये है कि अगर हम यहाँ से निकलें तो हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। सवाल ये है कि हम ऐसी सिचुएशन में भी मुजाहिदों की तरह काम कर रहे हैं। जब गया लाहौर की सड़कें देखी, लाहौर के मामलात देखे, जाता रहता हूँ रूटीन के अंदर। मुझे चीफ मिनिस्टर से मिलने का शौक़ हो गया। मैंने फ़ोन किया, मुझे आधे घंटे के अंदर अपॉइंटमेंट मिल गया चीफ मिनिस्टर पंजाब से। यहाँ मैं 4 लेटर लिख चुका हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब को कि जी आप हमारे फ़लाँ इवेंट में आ जाएँ, आप हमारे काटी तशरीफ़ ले आएँ, आप फ़लाँ ले आएँ। और सिंध का ये हाल है माज़रत के साथ कि हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब जो है, उनके पास भी वक्त नहीं है। अपने बिजनेसमैन जो मुल्क चला रहे हैं, जो तालीम, सेहत, तमाम चीज़ों के पीछे अगर इनका हाथ है, अगर ना हो तो कराची में ना दस्तरखान होंगे, कराची में ना और कोई चैरिटी का काम हो रहा होगा, ना और कोई मसाइल हो रहे होंगे। उसके बावजूद जब सबसे बड़ा टैक्स अदा करने वाला मुल्क का इदारा 25% टैक्स हम टोटल मुल्क का अदा करते हैं कोरंगी के ज़रिए, उसके बावजूद हमारी आवाज़ ये है कि हम चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, देखें मेरे साथ मौजूद है फराजुर रहमान का कहना है कि कराची के जो सनतकार हैं मुल्क की मैशत में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन उसके वहाँ मसाइल के अंबार है, उस हवाले से हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है। जी। सिंध में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल का दूसरा रोज़। कौमी असम्बली की मखसूस ख़वातीन की 3 नशिस्तों पर फॉर्म बहाल। पीपल्स पार्टी की महताब अकबर राशिदी, नाज बलोच के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद है। जी आज़ाद, बताएगा कि और किस किस के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त आज दूसरे रोज़ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबाई दफ्तर में जो ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें हैं कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की, इनकी जो कागजात हैं उनकी जांच पड़ताल का अमल इस वक्त जारी है। जांच पड़ताल का अमल सुबह 9 बजे शुरू होना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अफसरान जो वक्त पर नहीं पहुँचे, जिसके बायस ये अमल तोतल का शिकार रहा और 11 बजे के बाद में ये जो अमल शुरू हुआ। उससे कबल जो है कई उम्मीदवार जो है अक़लियतों और मखसूस ख़वातीन नशस्तों पर जो है नामजद हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन जो जांच पड़ताल का अमल वो ताख़ीर का शिकार रहा। लेकिन इस वक्त तक जो है कुछ ख़वातीन के जो है कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है कौमी असम्बली की मखसूस नशस्त पर नामजद महताब अकबर राशिदी और नाज बलोच के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, जबकि MQ पाकिस्तान की जो है सबीन गौरी के भी कागजात नामजदगी मंजूर की गई, ये भी कौमी असम्बली की नशस्त पर नामजद थी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैरुल निसा के कौमी असम्बली और सिंध असम्बली दोनों पर जो मखसूस नशस्त पर जो कागजात है वो भी मंजूर किए गए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक़लियतों की मखसूस नशस्त पर अकेले नामजद हैं लजपत भील, जिनका ताल्लुक थरपारकर इस्लाम कोर्ट से, उनके कागजात नामजदगी न मंजूर किए गए न मुस्तरद किए गए। लेकिन उस पर एतराज़ ये था कि उनकी पार्टी जो है मुअत्तल हो चुकी है, जिसके बाद उनके कागजात मंजूर नहीं किए जाते जब तक मामला अदालत से फैसला है। उसके बाद में इस पर जो है गौर किया जाकर उनको 30 दिसंबर की तारीख दी गई है, जो आखिरी तारीख है, जहाँ आखिरी तारीख जो है जांच पड़ताल का अमल जो ख़त्म होगा, उस हवाले से ये फैसला किया गया कि उनको
30 दिसंबर कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी जब तक अदालत कोई वाज़ेह फैसला सामने नहीं आता है। लेकिन उनके कागजात ना मंजूर किए गए ना मुस्तरद किए गए। बाकी जो इस वक्त कई ऐसे उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं। सैयद शैला रज़ा, उनकी जो कागजात जांच पड़ताल की तारीख मुकर नहीं थी, वो भी यहाँ पर पहुंची थी। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी यहाँ पर पहुंची हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अकलतों की मकसूद नशस्त पर नामजद उम्मीदवार जिसमें राना हमीर सिंह सोडो हैं, पुंजोमल भील हैं, सुरेंद्र साधुमल वेलासाई है और डॉक्टर खटुमल जीवन है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके भी कागजात नामजदगी की हल से जाँच पड़ताल होनी है, लेकिन अंदर इंतजार में कागजात की जाँच पड़ताल का अमल शुरू हो। लेकिन इस वक्त तक जो है ख़वातीन की मकसूद नशस्तें हैं उन पर जो कागजात नामजदगी 4 ख़वातीन की मंजूर की गई। बाकी की जाँच पड़ताल का अमल जो इस वक्त जारी है। जी आज़ाद, जैसा कि आज दूसरा रोज़ है, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? क्या देख रहे हैं कि उम्मीदवार जो हैं वो स्क्रूटनी के अमल को मुकम्मल करने के लिए आ रहे हैं? आज़ाद, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आगाह कीजिएगा कि आज दूसरा रोज़ है स्क्रूटनी का, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ पे? आज़ाद नोडियो हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि सिंध में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल का दूसरा रोज़ है। कौमी असम्बली की मखसूस ख़वातीन की 3 नशिस्तों पर फॉर्म बहाल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की मेहताब अकबर राशिदी, नाज बलूच के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। आज़ाद नोडियो से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी आज़ाद, बताएगा कि आज स्क्रूटनी का दूसरा रोज़ है, क्या सूरत हाल है यहाँ? उम्मीदवार आ रहे हैं स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करने के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पर ख़ास तौर पर जो मखसूस नशस्तें हैं अक़लियतों की या ख़वातीन की, उन पर जो है ख़ास तौर पर उन उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है जिनको टाइम दिया जा रहा है कि किस उम्मीदवार किस वक्त पहुँचना है, उनको टाइम पर बुलाया जा रहा है, टाइम पर ही यहाँ पर पहुँच रहा है। लेकिन मामला ये है, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो अफसरान जो वक्त पर नहीं पहुँचते, जिसके पास ये मामला ताख़ीर का शिकार हो रहा है, ये गफलत जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अफसरान की, जिसके पास ये मामला इल्तवा का शिकार बनता हो जा रहा है। लेकिन कई उम्मीदवार जिनको वक्त पर बुलाया गया था वक्त पर पहुँच गए थे, सुबह 9 बजे कई उम्मीदवार यहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ने यह किया है कि जिन उम्मीदवारों की फहरिस्तें मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हर साल की इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाई है, वही उनके कागजात की जांच पड़ताल होगी। बाकी जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने फार्म जमा कराए लेकिन पार्टी की जानब से उनको नामजद नहीं किया गया, वो यहाँ से चले जाएँ। जिसके बाद कई ऐसे उम्मीदवार थे वो यहाँ से चले भी गए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में यहाँ पर उम्मीदवार थे, वो भी चले गए हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MK पाकिस्तान के उम्मीदवार जो है यहाँ पर मौजूद है, जिनके कागजात की जाँच पड़ताल होनी, जिनमें ख़वातीन हैं और अक़लियती जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जाँच पड़ताल होनी है। लेकिन माहौल यहाँ का बिल्कुल पूरा मन सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त हैं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर उनको छोड़ा जा रहा है जिनके कागजात के नामजदगी जमे हैं या जिन पार्टियों से उनका ताल्लुक है, बाकी को अंदर छोड़ा भी नहीं जा रहा है। इस हवाले से ये जांच पड़ताल का अमल सुस्त रवि का शिकार ज़रूर है, लेकिन जांच पड़ताल का अमल इस वक्त जारी ज़रूर है। जी जांच पड़ताल का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। तो आज़ाद, लोग आए और फिर वापस भी चले गए, अफसरान देर से पहुंचे ऑफिस, तो क्या आपको लगता है कि स्क्रूटनी के अमल के लिए मजीद वक्त दिया जाएगा? ऐसी कोई बात सामने आई है? जी बिल्कुल, इस वक्त नहीं, जिन उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है उनको खासतौर पर शाम 5 बजे उनका वक्त मुकर्रर है। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जांच पड़ताल का अमल जारी रहना है। इसलिए से ये फैसला किया गया कि जांच पड़ताल का अमल जो है 5 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन तारीख में तोसी करने का अमल ताल किसी जमात ने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया है जिसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ऐसा फैसला कर। लेकिन इस वक्त जो है जो शेड्यूल के मुताबिक जो है जाँच पड़ताल का अमल जारी है, लेकिन वक्त की ताख़ीर ज़रूर है क्योंकि उम्मीदवार को वक्त जो सुबह 9 बजे का दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उम्मीदवार पहुँच गए, लेकिन इलेक्शन अफसरान यहाँ पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद ये मामला इल्तवा का शिकार रहा। जी अफसरान नहीं पहुंचे जिसके बायस मामला ताख़ीर का शिकार रहा। आज़ाद नोडियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपको आगाह कर रहे हैं कि सिंध में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल का आज दूसरा रोज़ है और जांच पड़ताल का अमल जारी है। दूसरी जानिब जिला शर्की में इलेक्शन की सरगर्मियां जारी हैं। स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कराने के लिए उम्मीदवारों की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस आमद जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस वक्त जिला शर्की की क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। ज़िला शर्की आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा ज़िला है जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो न सिर्फ कारकुनान हैं बल्कि रहनुमा भी जो है इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मजहबी जमातों समेत जो है आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ने के जो है वो ख्वाहिशमंद दिखाई दे रहे हैं। स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है, एक रोज़ गुजर चुका है, आज दूसरा रोज़ है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमिश्नर जो कि डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन कमिश्नर है इमरान साहब। इमरान साहब, ये बताइएगा कि कितने लोग अब तक रुजू कर चुके हैं आप लोगों से और किस तरीके से आगे लेके चलेंगे, कब तक ये अमल चलता रहेगा स्क्रूटनी का? स्क्रूटनी का अमल 30 तारीख तक कंप्लीट होगा। हमारे पास कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 9 सीटों के ऊपर कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। 13 और रिटर्निंग ऑफिसर अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और स्क्रूटनी का प्रोसेस चल रहा है। जहाँ तक कौमी असम्बली की बात है तो वहाँ पर जो है हमारे पास
180 फार्म जमा हुए हैं और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए हमारे पास 448 फार्म जमा हुए हैं। तो ये 30 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा स्क्रूटनी का प्रोसेस। उसके बाद जो है अपील का टाइम आएगा और उसके बाद 13 तारीख तक सिंबल अलाटमेंट होगी। बड़े नाम बता दीजिएगा कुछ जो कि ज़िला शर्की से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के और मजहबी जमातों के। तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के और सियासी जमातों के यहाँ पर उम्मीदवार इलेक्शंस लड़ रहे हैं और तकरीबन सारी ही पार्टीज़ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है कंटेस्ट कर रही हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है इनकी तैयारी जो है वो मुकम्मल है, ताहम रिटर्निंग अफसरान जो है वो भी इस वक्त काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग स्क्रूटनी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं उनके तमाम दस्तावेज़ात बाकायदा तौर पर जो है चेक किए जा रहे हैं और अगर किसी चीज़ पे एतराज़ भी है तो इसके लिए अपील का टाइम बाकायदा तौर पर जो है वो दिया जाएगा, लेकिन ये अमल 30 तारीख तक जारी रहेगा। जी PS 101 से आज़ाद उम्मीदवार यूसुफ इमाम कहते हैं कराची के मसाइल ऐवान में लेकर जाएंगे, कामयाब होकर नौजवानों को नौकरियां फराहम करेंगे। उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं नुमाइंदे फरहान खान से। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में जो है वो कागजात नामजदगी का जो है अमल जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब जो है वो स्क्रूटनी का अमल जारी है। इस वक्त जो है वो मेरे साथ PS 101 के कैंडिडेट यूसुफ इमाम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमने जो कागजात नामजदगी जो दाखिल की है बेसिकली कराची ग्रैंड अलायंस, कराची की आवाज़, उसका एक पैनल हमने बनाया है। अभी तो हम आज़ाद ग्रुप के सूरत में आए हैं, लेकिन ये कि जब आगे फ्यूचर में रजिस्टर्ड कराएंगे तो इंशाल्लाह ताला पार्टी की सिंबल्स पे भी आएंगे। लेकिन अभी हम जो है बेसिकली मैं खड़ा हुआ हूँ PS 101 से, गुलिस्तान जौहर का इलाका है, वहाँ से मैंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और हमारे पैनल में टोटल 4 MNA और 12 MPs के जो है कागजात नामजदगी दाखिल हुई है। तो हम कराची ग्रैंड अलायंस, कराची की आवाज़, बेसिकली कराची के जो मसाइल हैं उस मसाइल को उजागर करना है। हमने उसके ऊपर भरपूर तरीके से, भरपूर अंदाज में उसके फोकस करके उस मसाइल को हल करने के लिए अपनी आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाना है। जब तक मसाइल हल नहीं होंगे या लोकल लेवल पर सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से बात की जाए तो कराची में तमाम बाहर से, कराची से बाहर से आए हुए पुलिस में, दीगर तमाम महकमों में भर्ती हो जाते हैं और यहाँ के लोग जो है ना इनके ऊपर, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है, जो स्नैचिंग है, सारी चीज़ें, इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, किसी को इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। तो इसी हवाले से हम इस पैनल को लेके चलें, इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद आगे तक जाएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। जी बिल्कुल, ये यूसुफ इमाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि कराची में बढ़ते हुए मसाइल को लेके जो है वो कराची की आवाज़ बनने के लिए जो है इन्होंने जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराई है और ना सिर्फ कागजात नामजदगी जमा कराई है बल्कि उन मसाइल को, आवाज़ को उठाएंगे भी और उनको हल कराने की भी पूरी कोशिश करेंगे। जी सूबा सिंध में पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादलों का मामला, सिंध में पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफ सामने आ गए। इंचार्ज मरकजी इलेक्शन सेल पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है, जिसमें यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि साबिक DG FIA रवाबित और असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए पुलिस अफसरान की तकर्रियाँ और तबादले करवा रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, सूबा सिंध में पुलिस अफसरान की तकर्रियों और तबादलों के मामले पर जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। इंचार्ज मरकजी इलेक्शन सेल पीपल्स पार्टी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा गया है, जिसमें नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन को जो है टारगेट किया गया है। खत के मतन के मुताबिक जो है ये रिटायर्ड DG FIA के रवाबित और असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए सिंध में पुलिस अफसरान की तकर्रियाँ की जा रही हैं। ताज हैदर ने 30 दिसंबर को सिंध हुकूमत की जानिब से 8 आला पुलिस एहलकारों के तबादले को भी गैर कानूनी करार दिया है। गैर कानूनी करार दिया गया है। शुएब मुख्तार अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। कारोबार के हवाले से खबर यह है कि सनतकारों की जानिब से बिजली और गैस की कीमत बढ़ने पर शदीद तशवीश है। सैट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद कामरान अरबी ने कहा कि बिजली और गैस की कीमत में नज़रसानी करना ही होगी। इस रेट पर इंडस्ट्री को चलाना नामुमकिन है। हुकूमत को तजवीज़ दी है कि सर्दियों में इस्तेमाल ना होने वाली बिजली इंडस्ट्री को बेहतर रेट पर देने का प्लान बनाए। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ खान।
देखा जाए हर तरफ कंसर्न्स देखे जा रहे हैं, तमाम सनअतकार परेशान हैं। 7 इंडस्ट्री जोन है कराची की, वो ना सिर्फ बिजली के बिल से बल्कि इलेक्ट्रिक के बिल से भी परेशान है। क्या शिकायतें आ रही हैं? साइड एसोसिएशन के जो सदर हैं मोहम्मद कामरान अरबी जो है हमारे साथ मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं शिकायतें, कौन से अंबार लग गए? जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा ही है कि जो हालात हैं यूटिलिटीज़ की प्राइसेस के हवाले से वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। इसी ज़मरे में हमारी मीटिंग भी हुई थी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थी। तो उसमें ये दोनों इश्यूज़ को हमने वहाँ पर रेज़ किया था कि गैस सबसे बड़ा जो पहला मसला है जिस पे काफ़ी अरसे से हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि जो यूनिलैटरली एक तरफ़ा इन्होंने रेट इंक्रीज़ किए, इससे कारोबारी लागत जो है ना वो डबल हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेट डबल हो गई है। तो अचानक से इसका डबल हो जाना जो है ना, और उस ऐसे सिनेरियो में डबल हो जाना जब वैसे इकॉनमी ऑलरेडी जो है ना बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रही हो। दूसरी तरफ हमने उनको ये भी इल्तिजा की, जो हम पहले भी कई दफ़ा करते आ रहे हैं, कि भाई बिजली के नरखों पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और क्योंकि उसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो बिजली के रेट हैं, इंक्रीमेंटल टैरिफ का जो कि बजट ऑलरेडी बजटेड है, जो कराची के अलावा पूरे मुल्क को उसका बेनिफिट मिलता रहा है 31 अक्टूबर 2023 तक। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कराची की इंडस्ट्रीज़ को ये बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया किसी भी वजह से। और इसके साथ साथ हमने उनको ये भी इल्तिजा की कि विंटर पैकेज पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि विंटर का जो सीज़न होता है वो ऐसा होता है कि आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स जो है उनको करनी पड़ती हैं। तकरीबन 26,000 मेगावाट की प्रोडक्शन है जिस पे कैपेसिटी चार्जेस लागू होते हैं, और 10 से 11,000 मेगावाट से ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन जाती नहीं। तो 15,000 लगभग मेगावाट ऐसा है जिसकी आइडल कैपेसिटी पेमेंट हमें लामुहला करनी है, कि जो बिजली आइडल कैपेसिटी के नाम पर जो चार्जेस दिए जा रहे हैं उसकी बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी, पेमेंट आपने वैसे ही रिकवर करनी है तो पेमेंट भी रिकवर हो जाएगी, लेकिन उसमें फ़ायदा ये होगा कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे जो साइट के सदर हैं उन्होंने साफ कहा है कि तमाम सनअतकार हो, चाहे गैस का बिल हो, बिजली का बिल देख के परेशान, दुगना बिल में इजाफा हो गया। इस वक्त कहा है कि सनती पैदावार जो है शदीद मुतासर है, हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि इसकी जो रेट है उसमें नज़रसानी की जाए। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 1566 पॉइंट्स की कमी हुई है। इंडेक्स की 60,138 की सतह पर ट्रेडिंग जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो इंतहाई भयानक हो चुकी है। 100 इंडेक्स में अब जो है वो तकरीबन 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है, और इस वक्त भी 100 इंडेक्स जो है वो मिनिमम जो है वो तकरीबन 60,000 की सतह पर जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त में साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के साबिक डायरेक्टर ज़फ़र मोती। ज़फ़र साहब, 13 दिसंबर को कहा था कि हमने देखा था कि पीक पे थी स्टॉक मार्केट, तो 13 दिसंबर से अब तक जो है वो कितने पॉइंट्स की कमी वाक़ हो चुकी है, और आज जो अचानक से मंदी की सूरत हाल है उसकी क्या वजूहत है? देखिए, जो पीक हुआ था वो भी ओवर स्विंग हुआ था। आपके प्रोग्रामों में बोला था कि 65 पर मार्केट रुक जाएगी और ईयर ख़त्म करेगी। अब पैनिक सेलिंग आई है पंजाब से स्पेशली, उसका इफेक्ट है। 42 अरब रुपए का रोल ओवर का इफेक्ट है। 4 दिन में करना है, सॉर्ट आउट, नए वादे में जाना है। जनवरी के लिवरेज स्क्रिप्ट्स जो है, अपना फंड मैनेजर्स की छुट्टियां फॉरेन की, वो दुनिया में इन्वेस्टमेंट उनकी ख़त्म हो जाती है, यानी बंद कर देते हैं। और हमारे यहाँ तो फिर बैंकों की क्लोजिंग है, इंस्टीट्यूशंस की क्लोजिंग है, उनकी अपनी बुक्स को उनको मेंटेन करना होता है, कैश दिखाना पड़ता है, प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। वो भी हमारे यहाँ पैनिक सेलिंग का रीज़न बना है। फर्स्ट वीक ऑफ मुझे जनवरी में दोबारा अच्छी रैली का नज़र आ रही है, लेकिन उसमें एक इफ लगाना ज़रूर समझूंगा कि पॉलिटिकल क्राइसिस ना हो तो। अच्छा, आज मार्केट आप किस सतह पर देख रहे हैं, क्योंकि अब हमने देखा कि 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है मैक्सिमम जो हमने 100 इंडेक्स में देखा है, तो आज कहाँ तक देख रहे हैं कि कितनी मजीद 100 इंडेक्स में कमी वाक़ हो सकती है? देखिए, 60,000 का लेवल प्राइस फ्लोरिंग है। ये एक फिगर बन गया था जब 60 को क्रॉस किया था, आप सब ने कवर भी किया था। अब वो उसको चेक करेगा, और वो जो चेकिंग होगी, चेक करेगा, तो उसमें अगर 60,000 पर ही मार्केट बंद होती है तो फिर पैनिक कम हो जाएगा। अगर वो इससे नीचे जाती है तो फिर यहाँ पर पैनिक की सिचुएशन हो जाएगी। तो इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या देख रहे हैं, और कौन कौन से सेक्टर्स में शेयर्स की फरोख्त में ज़्यादा तेज़ी देखने में आ रही है? देखिए, जो स्क्रिप्ट जिन्होंने टॉप हैवी हैं इंडेक्स में, वो हैं सीमेंट, फर्टिलाइज़र, अपना एनर्जी का सेक्टर, उसी में अब सेलिंग प्रेशर आया है, क्योंकि वो बल्क में जिसने प्रॉफिट किया था, अब वही बल्क में सेलिंग आ रही है।
जी बिल्कुल, ये थे ज़फ़र मोती जिन्होंने अहम वजूहात बताई कि क्या वजूहात थी कि स्टॉक मार्केट में मंदी की सूरत देखने में। इनका कहना है कि रोल ओवर वीक भी है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग है, सेक्टर्स है, उनकी जानिब से जो है वो क्लोजिंग भी है, और इसके साथ साथ कुछ जो है वो जो दीगर सरमायाकार हैं, बिलखुसूस बैरूनी सरमायाकार हैं, उनकी जानिब से जो शेयर्स की फ़रोख्त है उसमें जो है वो इस वक्त तेज़ी देखने में भी आ रही है। तो ये तमाम तो सूरत हाल है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो मंदी की है। 13 दिसंबर को हमने पीक देखा था, 13 दिसंबर 2023 को स्टॉक मार्केट जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी, 67,000 की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा गया था। अब जो हम देख रहे हैं कि तकरीबन 13 दिन में मार्केट में तकरीबन 7,000 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई है, जिसके बाद इस वक्त जो है वो मार्केट 60,000 की सतह पर ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। जी वसीम इफ्तिखार हम स्टॉक मार्केट के हवाले से अपडेट कर रहे थे। शदीद मंदी का रुझान है, इंडेक्स जो है वो 60,000 की सतह पर है और ट्रेड कर रहा है। वसीम इफ्तिखार आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में हाईवे से टोल प्लाजा तक तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने NHA से तरक्याती कामों का काले आउट प्लान तलब कर लिया है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। सुपर हाईवे से टोल प्लाजा तक तजावुज़ात के खात्मे से मुतल्लिक आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर शर्की समेत दीगर हुकाम जो हैं वो अदालत में पेश हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर शर्की ने जो है इब्तदाई अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है, जिसमें उनका कहना है कि सुपर हाईवे से इब्तदाई तौर पर तजावुज़ात का खात्मा कर दिया है और तजावुज़ात का खात्मा करके नेशनल हाईवे के सुपर्द कर दिए गए हैं, जहाँ पर वो अपने तरक्याती काम जो हैं वो करवाएंगे। जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने यह एतराज़ किया था कि सुपर हाईवे से जो है वहाँ पर तरक्याती कामों का अख्तियार नेशनल हाईवे को नहीं है, ये जो है डिप्टी कमिश्नर के मातहत आ जाता है। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर नेशनल हाईवे से तरक्याती काम डेवलपमेंट मनसूबे से मुतल्लिक वहाँ पर लेआउट प्लान भी जो है वो तलब कर ली है। साथ साथ अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है डिप्टी कमिश्नर और NHA के नुमाइंदों को पेश होने की भी हिदायत कर दी है। बेवा खातून इंसाफ की तलाश में सिटी 21 के दफ्तर पहुंच गई। कहती हैं मरहूम शोहर की जानिब से फरोख्त करने के लिए दिए गए कैटरपिलर पर कब्जा हो गया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। बिल्कुल, आज सिटी 21 न्यूज़ के दफ्तर एक ऐसी खातून आई हैं जो अपनी दरख्वास्त जो है वो इंतज़ामिया तक पहुंचाना चाहती हैं, और सिटी 21 के ज़रिए वो चाहती हैं कि इनका ये मसला जो है वो हल किया जाए। इनके शोहर कैटरपिलर जो है वो सेल करने के लिए अफगानियों को दिया था, लेकिन उस पर जो है वो कब्ज़ा हो गया। उस कैटरपिलर वॉशर की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपये है। खातून हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करेंगे और पूरा जो है वो वाक़या जानेंगे। बताइएगा किस तरीके से जो है वो आपके शोहर के कैटरपिलर वॉशर पर कब्ज़ा किया? जी, मेरे शोहर बीमार थे, उन्होंने अपना कैटरपिलर बेचने के लिए दिया, तो उन्होंने कहा आजकल में हम आपको बेच के देते हैं, तो उस सिलसिले में मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। मेरे पास कैटरपिलर का ओरिजिनल कागजात जहाँ से वो लेकर आए थे सब कुछ है, लेकिन यहाँ की पुलिस इंतज़ामिया और जो दूसरे बड़े लोग हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं। मैंने अदालत में केस किया, उन्होंने मेरे बहन भाइयों के ख़िलाफ़ और मेरे ऊपर झूठी FIR काटी हैं, जिसकी वजह से मैं अभी तक कोर्ट के चक्रों में घूम फिर रही हूँ और मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताइएगा आपके शोहर की डेथ किस तरह हुई? मेरे शोहर की डेथ इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। वो बार बार पैसों का तकाजा करते रहे कि मुझे बेच के दे दो, मैंने इलाज करवाना है, जिसकी वजह से उन्होंने कोई भी रहम नहीं खाया और ना उन्होंने कोई मदद की, बल्कि वो खुद ही गायब हो गए। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि आपने FIR कटवाई हुई, FIR कटवाई हुई कितना अर्सा हो गया? 3 साल हो गए FIR को, और वो अदालत में भी गई है, लेकिन उन्होंने मेरे बहन भाइयों पे दबाव डाला कि मेरा वो केस भी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, और मुझ पे झूठी FIR काटी है, मेरे भाई पे झूठी FIR काटी है, जिसके नतीजे में मैं कोर्टों के चक्कर लगा रही हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि जो आपके घर वाले हैं वो इस वक्त कहाँ हैं? मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, लेकिन वो भी धमकियों में आए हुए हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी शरीफ लोग नहीं चाहता कि कोई उनकी बहन बेटी बाहर आए, लेकिन मेरे यतीम बच्चे हैं, मैं उनके लिए अपना हक मांग रही हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि मेरा केस सुना जाए, मेरे बच्चों पे रहम किया जाए, मुझ पे किया जाए, वरना मैं अपने बच्चों को लेके खुदकुशी कर लूँगी। इंतज़ामिया से यही चाहती हैं कि आपका कैटरपिलर वापस आ जाए और जो आपकी शोहर की चीज़ें वो आपको वापस मिल जाए? जी, मेरी ये दरख्वास्त है जी, इल्तिजा है मेरी ये।
बिल्कुल यकीनी तौर पर जो है वो खातून की हालत आप देख सकते हैं, और इस कदर जो है कैटरपिलर जिनके कब्ज़े में है वो इनको धमका रहे हैं कि जानलेवा धमकियां दे रहे हैं, कत्ल की जो है वो धमकियां दी जा रही हैं। इंतज़ामिया से ये चाहती है कि इनके इस मसले को हल किया जाए। अगर इनको मुस्तकिल तौर पर इसी तरह से धमकियाँ मिलती रहेंगी तो ये भी कह रही हैं कि ख़ुद अपने बच्चों को और ख़ुद को लेकर जो है वो ख़ुदकुशी कर लेंगी। ऐसा कोई भी वाक़या पेश आने से पहले इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके केस पर जो है वो नज़रसानी की जाए और इसे हल किया जाए। जी शामिल करें खेल के मैदान से, और आपको बताएं कि कुव्वत गोयाई और समात से महरूम आर्मी की सना बहादुर ने दूसरी कौमी ख़वातीन रैंकिंग स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में सिंध के अनम अजीज़ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मसीह जान के नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी मैं इस वक्त PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर PSA नेशनल जूनियर वुमेन रैंकिंग स्क्वाश टूर्नामेंट जो है पेशावर की हैं, और लेकिन आर्मी की तरफ से खेलती हैं सना बहादुर। टाइटल उन्होंने जीता बड़े ज़बरदस्त मुकाबले के बाद। अनम अजीज़ को उन्होंने शिकस्त दी है। फ़ाइनल में हमारे साथ वो मौजूद हैं, और ये मुख्तलिफ मौक़े पर अमेरिका में भी खेलती रही हैं और मुख्तलिफ टाइटल भी इन्होंने नाम किए हैं पाकिस्तान के। हम इनसे बात करेंगे। ये थोड़ा बोल नहीं पाती हैं, लेकिन इनकी मदद इनके साथी करेंगे, और सुनती हैं और थोड़ा सा मुश्किल भी होती है, लेकिन टैलेंट है इनमें, तो ये पाकिस्तान के लिए एक कीमती असासा है। इनसे बात, कैसा रहा मैच ओवरऑल? मैच संजोग था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम शेर बहादुर है, सना बहादुर है, बहुत अच्छी रही। इससे पहले हमने RKJK में भी सैटेलाइट टूर्नामेंट खेली थी, तो उसमें ये फ़ाइनल में रनर अप रही थी। फिर इसके बाद ये टूर्नामेंट भी नज़दीक था, तो हमने तैयारी की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों ने देखा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की इन्हें, और 3-1 ये जीत गई। की टीम में खेलती भी ये पाकिस्तान आर्मी से खेल रही है, GHQ से। ये भी उससे खेल रही है और बेटा भी मेरे से खेल रहे हैं। तो ये तकरीबन 3 से 4 घंटे डेली प्रैक्टिस होती है, और जब स्कूल की छुट्टियां होती है तो हमारे फिर 2 टाइम होते हैं। एक सुबह के टाइम में हम 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, फिर शाम को भी करते हैं। तो ये रूटीन होती है हमारी। आपसे बात होती है, क्या बताती हैं ड्रीम क्या टारगेट है और बड़े अचीवमेंट क्या हासिल करना? ख्वाहिश तो यही है कि ये आलमी नंबर 1 बने, ये भी और बेटा भी, क्योंकि मैंने ये एक मिशन शुरू किया है, इनके साथ लगा हूँ। क्योंकि ये बच्चे लोग ये ना समझे कि ये माजूर है तो ये कुछ नहीं कर सकते, ये हीरी है, इसको तराशना है। जी आपने सुना कि अगर हौसले बुलंद और हिम्मत जवां हो तो कोई माजूरी मजबूरी नहीं बन सकती। बोलना भले ना आए, सुनने मुश्किल हो, कुव्वत गोयाई या समात आपके कमज़ोर हो, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त खेलती हैं, अपनी परफॉर्मेंस से सलाहियत से दुनिया भर में लोगों को मुतासिर कर रही हैं। पाकिस्तान हो या समुंदर पार अमेरिका, ये ज़बरदस्त अंदाज में खेल रही हैं, और इनकी ख्वाहिश है कि वर्ल्ड चैम्पियन बने, और अब वो दिन लग रहा है दूर नहीं जब ये वर्ल्ड टाइटल भी हासिल करेंगी। जी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और HEC के तहत इंटरवर्सिटी जोन M बैडमिंटन बॉयज चैंपियनशिप जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ IOBM के जो है बैडमिंटन कोर्ट में, जहाँ पर IOBM और HEC के इश्तराक से जो एक बैडमिंटन चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया है, जिसके में जो है मुख्तलिफ मुकाबले जो है जारी है, सिंगल और डबल के। हमारे साथ मौजूद है IOBM यूनिवर्सिटी के जो है वो प्लेयर अली, जो कि पिछले 3 साल से जो है इस इवेंट में हिस्सा भी ले रहे हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। अली, मुझे बताइएगा क्या समझते हैं HEC का ये जो इवेंट है वो कितना खुशाइंद है, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो है तलबा यहाँ पर जो है आ जाके मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं? ये इवेंट IOBM जो है HEC के साथ पिछले 3 साल से ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, और काफ़ी अच्छा इवेंट रहता है। कोर्ट्स में अच्छी रौनक होती है, जो नॉन प्लेइंग प्लेयर्स हैं वो भी आते हैं, वो देख के मोटिवेट होते हैं। मैं पिछले 3 साल से यूनिवर्सिटी के साथ ये इवेंट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से जीता है, और मैंने यही नोटिस किया है कि जिस तरह जो नॉन प्लेइंग प्लेयर्स हैं वो भी आके देखते हैं, उनको मोटिवेशन मिलती है कि वो अगले साल पार्टिसिपेट करें। कोर्ट में वैसे नॉर्मल दिनों में भी जो है रश बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा खेल रहे होते हैं, ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए भी बेहतर है, उनका टाइम भी अच्छा इसमें निकल जाता है। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास जैसे IBA, NED और SOFA यूनिवर्सिटी के पास, उनके पास नेशनल प्लेयर्स हैं, और उनका गेम मतलब अलग ही लेवल पे होता है, उनके साथ अच्छा मुकाबला होता है, तो लोगों की एंटरटेनमेंट भी अच्छी होती है, उनको मोटिवेशन भी अच्छी मिलती है, और वो भी आगे पार्टिसिपेट करने की और ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे अली, जो कि 3 साल से जो है इस बैडमिंटन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो है 3 रोज़ा ये इवेंट है, जिसमें 13 यूनिवर्सिटीज़ के 50 से ज़ायद तलबा जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं, और अपनी महारत का जो अपनी महारत दिखा रहे हैं। HEC जो है पिछले कई सालों से जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है ना सिर्फ बैडमिंटन बल्कि दीगर खेलों के मुकाबले भी जो है वो कराता आ रहा है। जी